स्वागत है साथियों। आज की इस अपनी क्लास में हम यूपीजीडीसी के पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। यूपीजीडीसी की जो रिटन की परीक्षा है, रिटन परीक्षा की तैयारी में हम अब तक करीब 10 से 11 प्रश्नों को देख चुके हैं। हिंदी साहित्य के आदिकाल और भक्तिकाल से संबंधित हमने रीतिकाल के भी कुछ प्रश्नों को देखा और आज भी हम एक प्रश्न भक्तिकाल का और एक प्रश्न रीतिकाल का, इन दोनों प्रश्नों को देखेंगे। और हमने हैंड रिटन में आप लोगों के लिए ये क्लास इसलिए अवेलेबल कराई है कि आप हैंड रिटन में देखें कि हम कितने शब्दों में लिखते हैं तो हमारा A4 साइज का जो पेपर है वो पूरा होता है। साथ ही आप घनत्व को भी देखें कि कितना लाइन स्पेस है, शब्दों की क्या फॉन्ट हैं जो लिखे गए हैं, क्योंकि हर एक प्रतियोगी छात्र की अपनी लेखन शैली है, राइटिंग की, हैंड राइटिंग की अपनी शैली है। तो आप कैसे लिखते हैं, आप शब्दों की गिनती करके एक बार दो बार कोशिश करें गिनने का, उससे आपको एक अभ्यास और अनुभव हो जाएगा कि आप जब लिखते हैं तो 200 शब्द और 125 शब्द कितने पृष्ठों में कितना जगह लेता है। तो उससे आपका अनुमान हो जाएगा, आपको अनावश्यक लिखने से काफ़ी बचाव हो जाएगा। तो जैसे ये प्रश्न है, हमने जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये एलटी की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। एलटी की अभी परीक्षा हुई है जिसमें लिखित परीक्षा के रूप में प्रश्न पूछे गए। तो ये प्रश्न पूछा गया था कि हिंदी में राम काव्य परंपरा की प्रमुख प्रवृत्तियों का विवेचन कीजिए। ठीक है, तो हिंदी में राम काव्य परंपरा क्या रही है। तो विशेष बात जो ध्यान रखने वाली है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि हिंदी में राम काव्य परंपरा, यानी इसके पहले अगर वाल्मीकि रामायण की बात करें या फिर अलवार संतों के साहित्य में राम काव्य कैसे आया है, संस्कृत पाली प्राकृत में, वो बातें यहाँ पर हमने लिखी हुई हैं। तो आप जब लेखन की शुरुआत करें तो वो ध्यान में रखते हुए कि हिंदी में राम काव्य परंपरा, तो हिंदी में राम काव्य परंपरा का जब आप विवेचन करेंगे तो आपको आदिकाल की ओर सबसे पहले ध्यान रखना होगा। तो हम परिचय के रूप में पहले एक हेडिंग डाल करके लिख सकते हैं कि राम काव्य परंपरा वाल्मीकि रामायण, जैन एवं बौद्ध ग्रंथों में, दक्षिण के अलवार संतों की रचनाओं में, संस्कृत पाली एवं प्राकृत अपभ्रंश में भी व्याप्त है। तो ये इसका सामान्य परिचय हो गया। इसके बाद जब हम हिंदी के राम काव्य परंपरा में के विषय पे आएंगे तो वहां पर हम लिख सकते हैं कि हिंदी में राम काव्य परंपरा की झलक आदिकाल में जहां तहां मंगलाचरण के रूप में ही दिखाई पड़ती है। ये बात डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक में लिखी गई है, ध्यान रखेंगे, डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा हुआ है। ठीक है, उस पुस्तक में लिखा है कि मंगलाचरण के रूप में ही यत्र तत्र शुरुआत में रचनाओं के ये पद्धति का निर्वाह किया गया और वहीं पर कुछ कुछ बातें राम काव्य की आई हैं। लेकिन ये दौर ऐसा था जहां पर चारण प्रवृत्ति की रचनाएं लिखी जा रही थी, राज्याश्रित कवि अपने राजाओं की विशेषताओं का वर्णन कर रहे थे, तो उसकी वजह से राम काव्य उभर करके नहीं आया है। तो ये बात हम आदिकाल के विषय में लिखेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो लिखेंगे कि भक्ति काल में रामकथा ओज एवं माधुर्य के साथ सामान्य जनमानस के जीवन एवं भाव में प्रवेश कर सकी। तो सामान्य जनमानस के जीवन एवं भाव में रामकथा कब प्रवेश करती है? भक्ति काल में। ठीक है, ओज एवं माधुर्य के साथ, ये गुण आपको ध्यान रखना है। भक्ति काल में रामकथा के वर्णन में राम एक लोक रक्षक के रूप में नायक की भूमिका में दिखाई पड़ते हैं। तो आप प्रयास करें, जब उत्तर लेखन जब भी आप करें, कोशिश होनी चाहिए कि यह एक कला के रूप में हो और आप छोटे छोटे वाक्यों में ही अपनी बातों को कह पाएं। हो सकता है कि हम यहाँ पर अपनी बातें कहते हुए एक मॉडल आंसर में कुछ पंक्तियाँ लंबी भी हो सकती हैं, लेकिन आपका प्रयास ये होना चाहिए कि छोटे छोटे वाक्यों में ही आप अपनी बातों को पूरा करें, ताकि अगली बात को भी आप 200 शब्दों में या 125 शब्दों में कह पाएं। ठीक है, तो ये कुछ मोटी मोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। हमने यहाँ पर बताया कि भक्ति काल में रामकथा के वर्णन में क्या हो रहा था, राम नायक के रूप में, लोकरक्षक के रूप में सामने आते हैं। अब बात करें रीतिकाल की, तो रीतिकाल के कवियों ने दरबारी और राज्याश्रित प्रवृत्तियों के अनुकूल राम के लोकरक्षक रूप के बजाय उनका रसिक रूप का प्रचार अधिक किया। तो ये रीतिकाल की प्रवृत्ति है। रीतिकाल में राम काव्य की प्रवृत्ति है कि राम को एक रसिक रूप में दिखाया गया, ये रीतिकाल में ऐसा होता है। और यह प्रवृत्ति भक्ति काल के मर्यादा पुरुषोत्तम राम के विपरीत थी,
जिसे समाज ने स्वीकार किया। समाज ने अपने मतों में, अपने जीवन शैली में, अपने विचारों में, कथाओं में उसे शामिल किया, जिसे सामान्य जनमानस में कोई स्वीकृति नहीं मिली। जो रीतिकाल की प्रवृत्ति थी उसे कोई स्वीकृति नहीं मिलती है। रसिक रूप राम का उसे अस्वीकार करता है जनमानस। तो ये बात आपको रीतिकाल के विषय में लिखनी है। ठीक है, अब बात करते हैं यहां पर हम आधुनिक काल के विषय में। आधुनिक काल में मैथिली शरण गुप्त ने अपनी रचना साकेत में राम काव्य परंपरा को पुनः आगे बढ़ाया। तो आधुनिक काल जो खड़ी बोली हिंदी का जो साहित्य है, हम आधुनिक काल में पहुंच करके यहाँ पर इतनी बातों का उल्लेख कर सकते हैं कि साकेत में राम काव्य परंपरा को उन्होंने पुनः आगे बढ़ाया। डॉक्टर नगेंद्र की जो संपादित पुस्तक है उसमें लिखा गया है कि मानस के पश्चात, रामचरितमानस के पश्चात हिंदी में राम काव्य का दूसरा स्तंभ मैथिली शरण गुप्त का साकेत ही है। तो ये जो है ये एक कथन के रूप में है, आप इस कथन को शामिल कर सकते हैं डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक से। इसके पश्चात निराला की राम की शक्ति पूजा, नरेश मेहता की संशय की एक रात आदि में राम के सामान्य मनुष्य की भांति जीवन के कष्टों में शामिल करते हैं और उन्हें जूझते हुए चित्रित किया गया है। तो ये बातें हम पूरे आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल के माध्यम से हम ये बात कह सकते हैं कि राम काव्य की कुछ प्रवृत्तियां ये हैं हिंदी में। तो जब हिंदी में हम कहेंगे तो संस्कृत, अपभ्रंश, जैन साहित्य, हर जगह जो राम काव्य की एक प्रवृत्ति मिलती है उसको छोड़ करके हम लिखेंगे। ठीक है, उम्मीद है ये एक मॉडल आंसर के रूप में आपने जिन लोगों ने एलटी की परीक्षा दी होगी उन लोगों ने इन बातों को शामिल किया होगा और बेहतर से इस प्रश्न का उत्तर लिखा होगा और बेहतर ढंग से लिखा होगा। तो ये A4 साइज में ये कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो ये लगभग 250 शब्दों में है। हमने इसे कुछ शब्द इसलिए अतिरिक्त आपको कई प्रश्नों में बताते हैं कि आप इन्हें जब याद करें या इनके बारे में कुछ पॉइंट्स अगर आप लिखते हैं तो आपके पास कुछ अतिरिक्त बातें भी हों, अब कुछ छूट जाए और कुछ आपके पास संचित रह जाए तो आपका उत्तर 200 शब्दों में दीर्घ उत्तरीय जो पूछा जाएगा और 125 शब्दों में लघु उत्तरीय। यही प्रारूप एलटी की परीक्षा में भी था। ठीक है, और सेम यही जीडीसी की परीक्षा में भी है। तो इसलिए जो लोग एलटी की परीक्षा की तैयारी कर रहे थे उनके लिए काफ़ी हेल्प मिलेगी, वो लोग समझ पाएंगे कि और कैसे बेहतर लिखा जाए। चलिए अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न, हैंडरिटन दिखाने का एक मकसद हमारा ये होता है कि आप जब लिखेंगे तो आपको कितना स्पेस छोड़ना है साइड से, जो हाशिए के रूप में होता है। ठीक है, और कोशिश करें कि हर एक लाइन जो हो वो बराबर से शुरू हो, बहुत बाहर अंदर ये ना हो। तो ये सुंदर लेखन शैली के लिए बहुत ज़रूरी होती है कि आप बिना लाइन खींचे भी, बिना हाशिया खींचे भी आप उतना स्पेस, उतना मार्जिन बना करके ले चलें। सभी की अपनी हैंड राइटिंग होती है तो उसमें बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिसकी जैसी भी हैंड राइटिंग है, वर्तनीगत शुद्धियाँ रखनी आपको बहुत ज़रूरी है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे वो है रीतिबद्ध काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का विवेचन कीजिए। ये भी एलटी की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। तो हमने कोशिश की है कि जो परीक्षा में हाल ही में प्रश्न पूछा गया है उन प्रश्नों का भी एक मॉडल आंसर आपके पास हो, आपने क्या लिखा है मूल्यांकन करें। जिन लोगों ने एलटी की मुख्य परीक्षा नहीं दी है, जो केवल जीडीसी के लिए तैयारी कर रहे हैं या हिमाचल प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो प्रश्न है रीतिबद्ध काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का विवेचन कीजिए। रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त, ये 3 धाराएं हैं रीतिकाल के अंतर्गत। हमने अपनी पिछली क्लास में रीतिमुक्त काव्य की प्रवृत्तियों का अध्ययन किया। आज हम रीतिबद्ध काव्य की प्रवृत्तियों के विषय में देखेंगे कि क्या लिखा गया है। ठीक है, तो हम उत्तर की शुरुआत कर सकते हैं इस रूप में कि रीतिबद्ध काव्य धारा रीतिकाल की प्रमुख काव्य प्रवृत्ति के रूप में प्रसिद्ध है। ये प्रमुख काव्य प्रवृत्ति है। इसके बाद रीति सिद्ध, रीति मुक्त, ये अन्य शाखाएं हैं। इस धारा के अंतर्गत कवियों ने अपने आश्रयदाता राजाओं को शास्त्रीय पद्धति पर आधारित काव्य रचना का ज्ञान कराने के लिए लक्षण ग्रंथों की रचना की है।
वे अपने आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसाएं भी करते हैं, इनमें उनके अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन भी करते हैं और उन्हें लक्षण ग्रंथों को सिखाना चाहते हैं। जब सिखाना चाहते हैं तो उसके लिए उन्होंने लक्षण भी दिए और उसके उदाहरण भी दिए हैं। तो इस रूप में रीतिबद्ध कवियों ने रचनाएं की हैं। जिन्होंने रीति से बद्ध तो वो थे, रीति से बद्ध थे, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से, यानी रीति सिद्धि में जहाँ केवल और केवल शास्त्रीय परंपरा के जो सिद्धांत हैं उन्हीं की चर्चा होती है, लक्षण ग्रंथों में लक्षण देके उनका उदाहरण दिया जाता है, वो रीतिबद्ध काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं। इन रचनाओं में लक्षण देने के साथ पंक्ति के रूप में उदाहरण भी दिया जाता है। एक पंक्ति में लक्षण, दूसरी पंक्ति में उदाहरण। ठीक है। इन काव्यशास्त्रीय ज्ञान को संस्कृत की काव्यशास्त्रीय परंपरा से लिया जाता था, किंतु ब्रज भाषा में लिखा जाता था। तो ये प्रवृत्ति है, इसको ध्यान रखना है कि शास्त्रीय परंपरा संस्कृत से थी, संस्कृत से वहाँ से महत्वपूर्ण तथ्यों को लेते थे, जो भी सिद्धांत थे उनको लेते थे, और ये भी चर्चा का विषय रहता है कि क्या आचार्य थे कि नहीं इस दौर के कवि, आचार्य की श्रेणी में रख सकते हैं कि नहीं। तो ये माना गया कि इन्होंने बहुत सरल जो पॉइंट्स थे उन्हीं को लेकर के, सरल सिद्धांतों को लेकर के ही रचनाएं की, लक्षण बताए। जो बहुत जटिल और कठिन थे उनको इन्होंने छोड़ दिया। तो इसलिए ये आचार्य की श्रेणी न कह के इन्हें कवियों की श्रेणी में ही रखा जाना चाहिए। तो ऐसी भी बातें इस दौर के, इस धारा के कवियों के रूप में चलती हैं। तो इन्होंने क्या किया है, ध्यान रखना है, इन रचनाओं में लक्षण देने के साथ काव्य की पंक्ति के रूप में उदाहरण भी प्रस्तुत किया जाता था। इन काव्यशास्त्रीय ज्ञान के साथ संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा से लिया जाता था, किंतु ब्रजभाषा में इन्हें लिखा जाता था। इन कवियों ने रीति ग्रंथों की रचना न करके काव्य सिद्धांतों या लक्षणों के अनुसार काव्य रचना की है। लक्षण इनके ध्यान में रहते थे, इन्होंने सिद्धांतों को बहुत प्रकट नहीं किया, उनके लक्षणों को ध्यान में रख करके काव्य की रचना की है। ठीक है। काव्य रचना करते समय अलंकार, रस, नायिका भेद, ध्वनि आदि इन रचनाकारों के ध्यान में रहे, किंतु इनका प्रत्यक्ष निरूपण वे नहीं किया करते थे। ये मूलतः कवि हैं, आचार्य नहीं। तो रीतिबद्ध साहित्य में जो कवि हैं जिन्होंने रचनाएं की हैं, वे मूलतः क्या हैं, वे कवि हैं, मूलतः आचार्य नहीं हैं। यह बात भी हमें ध्यान रखनी होगी और इसको हम मेंशन कर सकते हैं। ठीक है। आगे हम इसको निष्कर्ष के रूप में अगर लिख सकते हैं या अंतिम सूचना के रूप में कि इन रचनाकारों ने अधिकतर रचनाएं अपने आश्रयदाता राजाओं को खुश करने के लिए किया, उन्हें शास्त्रीय परंपरा का ज्ञान और परिचय प्रदान करने के लिए किया, इसलिए इनमें उनका मन लगे, इसलिए श्रृंगार एवं भोग विलास की प्रवृत्ति भी प्रचुर दिखाई पड़ती है। ठीक है। श्रृंगार और भोग विलास की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है, कहीं कहीं पर वीरतापूर्ण काव्य भी दिखाई पड़ता है। तो ये प्रवृत्तियां थी इस रीतिबद्ध काव्य की। तो ये बातें हम यहाँ पर शामिल करेंगे तो हमारा उत्तर एक बेहतर ढंग से हो सकता है। तो आप लोग अपने तरीके से भी कुछ प्रामाणिक पुस्तकों का अध्ययन करें और कोशिश करें कि इन सारी बातों में कुछ अपने स्तर से खोज करके कुछ अच्छी पंक्तियों को, कुछ अच्छे विचारों को भी आप इन उत्तरों में शामिल कर सकते हैं। तो ये प्रश्न 200 शब्दों में इसका उत्तर लिखा गया है। पूरे 200 शब्द लगभग हैं इस पूरे उत्तर में। तो आपको एक प्रारूप यहाँ से मिल जाएगा कि आपको कैसे लिखना है, कितना लिखना है, और स्वयं अभ्यास जरूर करें। प्रश्नों की जितने प्रश्न अब तक हमने पढ़ाए हुए हैं इस पूरी क्लास में, उन सभी को हम एक जगह आपको इनके उत्तर के साथ एक पीडीएफ में प्रोवाइड करा देंगे ग्रुप में, और आप इन्हें प्रिंट करा के या अपने पास पीडीएफ रूप में भी रख के इसका अध्ययन कर सकते हैं। तो हम जल्द ही सारे प्रश्नों को, लगभग 15 प्रश्न हो जाएंगे, तो एक साथ हिंदी साहित्य के इतिहास के ये वाले हिस्से का पीडीएफ आपको उपलब्ध करा देंगे। इस यूनिट के पश्चात जैसे ही हिंदी साहित्य का इतिहास हमारा कंप्लीट होगा, हिंदी साहित्य का इतिहास, इसके बाद जो सबसे बड़ी कठिनाई आती है वो जो नया हिस्सा यूपीजीडीसी के पाठ्यक्रम में है, लोक साहित्य। लोक साहित्य से कैसे प्रश्न बनेंगे और उनके उत्तर कैसे लिखे जाएंगे वो देखेंगे हम। इसके पश्चात भाषा विज्ञान वाला हिस्सा है, भाषा विज्ञान से कैसे प्रश्न हमें आ सकते हैं, उनके उत्तर कैसे लिखने हैं। फिर आता है काव्यशास्त्र, जिसमें पाश्चात्य काव्यशास्त्र और भारतीय काव्यशास्त्र
दोनों शामिल होंगे, तो हम उनका भी अध्ययन करेंगे। इस अंतिम यूनिट जो बचेगी वो आप देखेंगे प्रयोजनमूलक हिंदी के रूप में जो पार्ट्स हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या कार्यालयी लेखन वगैरह के, वो सारी चीज़ें भी हम प्रश्नों के माध्यम से देखेंगे। तो फिलहाल हिंदी साहित्य के इतिहास पे हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने के पश्चात ही इन यूनिट्स के अध्ययन में आगे बढ़ेंगे। तो फिर मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक आप विस्तृत ढंग से इन प्रश्नों के बारे में खुद भी पढ़ते रहे हिंदी साहित्य की पुस्तकों से। आगे कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण हो सकते हैं, आप लोग भी अपने सुझाव दे सकते हैं, उस पर भी हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। और ये क्लास लगातार चलती रहेगी। बीच बीच में जो समय मिलता है, मान लीजिए अगर किसी दिन गैप होता है, तो उस बीच में आप लोग स्वयं भी कोशिश करें कि कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर खुद लिखें और ग्रुप में भेजें, ताकि हम उसे देखें और चर्चाएं भी हों, डिस्कशन भी हो, अन्य लोग भी देखें कि किस प्रश्न का उत्तर कैसे आप लोग लिख रहे हैं। तो कुछ प्रश्न भी हम प्रोवाइड कराएंगे ग्रुप में, उन्हें आप देखें और उसका अध्ययन करें। जल्द ही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट आपको मिलेगा और आपको खुद लिखना होगा और आप भी शामिल होंगे, तब और बेहतर ढंग से ये क्लास चल पाएगी। तो फिर मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं।